जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में चैप्टर नंबर 5 में कल्पना व्यापार, और ये लास्ट पॉइंट है। तो आपको मैं बताऊंगी कल्पना मीन्स कि अपने रोज़ाना कल्पना करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, निर्धारण, बोधात्मक, ये सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दुनिया की वास्तविकता के संबंध में प्राप्त क्या है, ऐसी जानकारी का सीधा उपयोग है। लेकिन दूसरी ऐसी भी बोधात्मक क्रियाएं हैं जिसमें क्या हो सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है अथवा क्या किया जा सकता है, इसकी बात होती है। तो कल्पना ऐसी संभावना दर्शाने वाली या नए सर्जन में साहसता करने वाली बोधात्मक क्रिया है। कल्पना की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्याख्या दी है, परिभाषा दी है। कल्पना अर्थात संवेदन, जानकारी की सीधी सहायता लिए बिना वस्तुओं को या घटनाओं को मन ही मन में निर्मित करने की बोधात्मक क्रिया। यानी वास्तविक जो जानकारी है वो जो मन में जो संवेदन की जानकारी की सीधी सहायता लिए बिना, कोई सहायता लिए बिना वस्तुओं को या घटनाओं को मन ही मन में निर्मित करने की जो अपने दिमाग में क्रिया चलती है मन ही मन में, उसे कहते हैं कल्पना। कल्पना दो स्वरूप है, एक वास्तविक, दूसरा इच्छापूर्वक। वास्तविक कल्पना अर्थात नए पदार्थों, नए परिस्थितियों या नई घटनाओं का भविष्य के लिए योजना के रूप में मन में सृजन करना। इच्छापूर्वक कल्पना अर्थात आत्मकेंद्री इच्छापूर्वक ख्यालों की कल्पना करना। वास्तविक यानी कि नई परिस्थितियाँ खड़ी होती है, नई घटनाएं घटती है, तब योजना के रूप में मन में जो अपने सर्जन करते हैं वो, और इच्छापूर्वक कल्पना करना यानी कि आत्मकेंद्री और इच्छापूर्वक ख्यालों की कल्पना, खुद अपने जिस इच्छा के लिए अपने सोचते हैं वो उसकी कल्पना करना। कल्पना का स्वरूप है एक बोधात्मक क्रिया है। कल्पना करने में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त संवेदना रूपी जानकारी का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है। कल्पना करते समय हम भूतकाल में हुए अलग अलग अनुभवों के तत्वों को अलग करते हैं, फिर उन तत्वों की आवश्यकता अनुसार अलग अलग ढंग से जोड़ देते हैं। यह उदाहरण है कि मनुष्य का ख्याल और घोड़े का ख्याल जोड़कर किन्नर ऊपर का भाग और नीचे का भाग मनुष्य का काल्पनिक प्राणी है, और नृषि ऊपर से सिंह और नीचे से मनुष्य। तो इस तरह से कहते हैं कि ये कल्पना करते हैं कि नृषि अवतार। कल्पना करते समय मन में दृश्य, आवाज़ें आदि की प्रतिमाएं निर्मित होती है। और तो बच्चों आगे मैं आपको समझा रही थी कि कल्पना तो ऊपर से सिंह और नीचे से मनुष्य, तो उसे नृषि कहते हैं। तो ये कल्पना हमारे दिमाग में फिट होती है। कल्पना करते समय मन में दृश्य, आवाज़ें आदि की प्रतिमाएं अपने को निर्मित होती है। एक सृजनात्मक क्रिया है, हम मन ही मन में कुछ नया बनाते हैं। एक उदाहरण स्वरूप लेते हैं कि घर बनाने के लिए संबंध में आर्किटेक्चर जो होता है वो अपने तरीके से उसके दिमाग में प्रतिमाएं निश्चित करता है और बाद में वो अपने उसके हिसाब से डिजाइन बनाते हैं। तो ये इंजीनियर जो होते हैं, संगीतकार होते हैं, तो वो सभी इस तरह से कल्पना ही करते हैं और नई सृजन करते हैं। कई कल्पनाएं वस्तु, व्यक्ति, स्थल, परिस्थिति या घटनाओं के संबंध में होती है। इसीलिए ऐसी कल्पना करते समय स्थलकार परिस्थिति के बंधनों को कम अधिक प्रमाण में ध्यान में रखना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप परीक्षा या इंटरव्यू देने से पहले इसमें क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा और हम किस प्रकार उसका जवाब देंगे, इसकी वास्तविक कल्पना करनी चाहिए। कल्पनावर्धक घटक है। कम उम्र में अधिक कल्पनाएं आती है, उम्र बढ़ने पर ये घटती है, लेकिन भूतकाल के अनुभवों की स्मृति की सहायता लेने पर कल्पनाओं में वैविध्य और प्रभावकता आती है। तालीम, शिक्षा भी कल्पना के विकास को सहायता करते हैं। स्पष्ट ध्येय हो और तीव्र प्रेरणा कल्पना की उत्पत्ति को प्रेरित करते हैं। सुबह या रात को समय विक्षेपों के बिना का वातावरण मन पर
काम या चिंताओं का बोझ कम हो और राहत महसूस कर रहे हो, तब कल्पनाओं की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यानी अपने जो रात को शांति से सोए होते हैं, ऐसे समय में भी अपने दिमाग में ज़्यादातर कल्पनाएं आती है, जब चिंता कम हो तब। आगे का पॉइंट है सृजनात्मक विचार। कभी आपको यह जानने की उत्सुकता अवश्य होती होगी कि किस तरह किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम जमीन में बीज बोकर खेती करना, पहिया बनाना, गुफाओं की दीवारों को चित्र से सजाना आदि संबंध में सोचा होगा। यानी कोई नया सर्जन, जब पृथ्वी पर जो नया नया सर्जन किया जाता है तो कई बार सवाल होते हैं कि ऐसा किस तरह से हुआ। तो ये रोज़मर्रा के जो कार्य को करने की पुरानी पद्धति से संतोष न होने से ऐसी व्यक्तियों ने कुछ मौलिक वस्तुओं के संबंध में सोचा होगा। ऐसे असंख्य लोग हैं जिनकी सृजनात्मकता ने आधुनिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी प्रगति का जन्म दिया, जिसका लाभ और आनंद हम सब प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सालों पहले जो सफरजन ऊपर से नीचे गिरा, वो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, उस तरह से लाइट की खोज हुई। तो उससे पहले प्राचीन काल में बिना लाइट से ही लोग जीते थे। फिर बाद में अपने घर में अभी लाइट की खोज हुई, जिसका हम आनंद ले रहे हैं। संगीत, चित्रकला, साहित्य और कलाएं, खेलकूद आदि के अनेक रूप हमें जो आनंद और खुशी प्रदान करते हैं, वो सृजनात्मक विचार की देन है। सृजनात्मक विचार सबसे योग्य और विस्तृत परिभाषा जो ड्रेवलॉन द्वारा दी गई है, वो कहते हैं कि सृजनात्मक विचार सृजनात्मकता यह किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता को कह सकते हैं जिससे हम व्यक्ति अस्तित्व में न हो ऐसी और नई चीज़ों, रचनाओं का विचारों को जन्म देता है। यह एक काल्पनिक क्रिया या विचारों का संश्लेषण हो सकता है। इसमें पूर्व अनुभव से प्राप्त हुई जानकारियों का एक नया प्रकार और सम्मिश्रण सम्मिलित हो सकता है। यह निराधार स्वप्न चित्र न होके उद्देश्यपूर्ण हो सकता है। यह वैज्ञानिक, कलात्मक, साहित्यिक रचना के रूप में भी हो सकता है। यानी कि कल्पना जो है व्यक्ति के मन में से उसको वास्तविक रूप लाने से वो सर्जन बन जाता है। व्यक्ति मन में सोचता है तो वो फिर बाद में सोचने से उसको अमल में लाने की कोशिश करता है, तो वो सर्जन बन जाता है। यहाँ यह विशेष याद रखना है कि आवश्यक नहीं है कि सृजनात्मक विचार हमेशा विशिष्ट या खास कार्यों में ही दिखाई देते हैं। वो सृजनात्मक चिंतक या विचारक बनने के लिए व्यक्ति का एक वैज्ञानिक या एक कलाकार होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में सर्जक बनने की क्षमता होती है। लेखन, अध्यापन, भोजन बनाना, भूमिका निभाना, कहानी सुनाना, वार्तालाप या संवाद करना, प्रश्न पूछना, लेखना, दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल खोजने का प्रयत्न करना, कार्य का आयोजन करना, दूसरे के संघर्षों को दूर करने में सहायता करना, ऐसी मानवीय गतिविधि के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न स्तर पर सृजनात्मक विचार का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह बात भी याद रखनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन सृजनात्मक व्यक्ति के निरीक्षण, विचार या समस्या में पाई जाती है। यह विशिष्ट सृजनात्मक सिद्धियों में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रतिभा सृजनात्मकता से भिन्न होती है। सृजनात्मकता क्या है? आए दिन रोजाना अपने जीवन में जो भी समस्याएं आती है, उसमें से व्यक्ति रास्ता निकालता है, उसमें से कैसे जीता है, किसको कैसे मददरूप होता है या कुछ नया सर्जन करता है, तो वो कहते हैं कि सृजनात्मकता है। सृजनात्मक विचार का स्वरूप। सृजनात्मक विचार में किसी समस्या के लिए नवीन और मौलिक विचार, समाधानों या सृजन होने का इस प्रकार के विचार अन्य विचारों से अलग होते हैं। तो ऐसे विचार जो है वो सृजनात्मक विचार को कई बार सिर्फ नए तरीके के सोचना या अलग ढंग से सोचना इस अर्थ में भी समझा जाता है। हालांकि यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि नवीनता के उपरांत मौलिकता की सृजनात्मक विचार का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रत्येक वर्ष उत्पादित होने वाले गृह उपयोगी साधन, मोबाइल, टेप रिकॉर्डर, टीवी, फ्रिज, कार आदि में पहले की अपेक्षा यदि कोई अनोखी विशेषता न हो तो उसे मौलिक साधन नहीं कहा जाएगा।
और इस प्रकार सृजनात्मक विचार जिनका पहले से ही अस्तित्व न हो, ऐसे विचार या साधनों की मौलिकता और अनोखापन के साथ संबंध है। ब्रूनर सृजनात्मक सोच को प्रभावशाली आश्चर्य के रूप में बताते हैं। यदि कोई विचार या सर्जन अनोखा है तो उसके अनोखेपन के एहसास से व्यक्ति तुरंत आश्चर्यचकित हो जाता है। पहले के ज़माने में आपको मालूम है कि मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन थे। कैसे? लैंडलाइन फ़ोन भी काफ़ी समय हमें याद है कि 20-25 साल पहले तो हर किसी के घर में ऐसे लैंडलाइन फ़ोन बहुत कम थे। फिर धीरे धीरे लैंडलाइन फ़ोन आए, तब भी लोगों को आश्चर्य था कि फ़ोन में से बात हो रही है। फिर धीरे धीरे उसके बाद मोबाइल आए, तो कहीं भी घूमते, वो कोडलेस भी उसके बाद आए कि मोबाइल टेलीफोन कैसे थे, एक जगह स्थित हो। फिर बाद में क्या है, कहते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन जो आए वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो ले जाने के बाद फिर बाद में धीरे धीरे उसमें अलग अलग अनोखापन, नया सर्जन किया गया। धीरे धीरे एंड्रॉयड फ़ोन आए, अब वीडियो कॉल से अब फ़ोन में से सब कुछ आपको सामने दिखता है। तो ये धीरे धीरे सर्जन जो होता है वो अनोखापन होता है। तो किसी हेतु या उद्देश्य के बिना अलग ढंग से सोचना, किसी काम को अपने ढंग से ही करना, सामान्य स्वीकृत नियमों के विरुद्ध कार्य करना, किसी उद्देश्य के बिना कल्पना के घोड़े दौड़ाना या विचित्र विचार पेश करना आदि कोई बार भूल से सृजनात्मक विचार मान लिया जाता है। संशोधनकर्ताओं के बीच इस मुद्दे पर सहमति पाई गई जाती है कि कोई विचार तभी सृजनात्मक विचार कहा जाता है जब वह विचार वास्तविकता की ओर अभिमुख, उपयुक्त, योग्य, रचनात्मक, सामाजिक रूप से इच्छनीय हो। संशोधन के क्षेत्र में अग्रगण्य माने जाने वाले जेपी गिलफर्ड के द्वारा 2 प्रकार बताए हैं, केंद्रगामी विचार और विकेंद्र विचार। केंद्रगामी विचार ऐसा विचार है जिसकी आवश्यकता ऐसी समस्याओं के हल में होती है जिसकी समस्याओं का मात्र एक ही सही हल हो, यानी कि एक ही सही। तो अपने कहते हैं कि एक ही संख्या और बेकी संख्या, प्रश्न 3, 6, 9, तो ऐसे वो एक ही संख्या और 3 आया तो फिर 3 के बाद 6, 3 में 3 प्लस करो तो 6, 6 में 3 प्लस करो तो 9, तो ये फिक्स है। उसके बाद क्या आएगा तो 12, तो ये उत्तर उसका फिक्स ही है। तो वो क्या हुआ, जो ऐसी समस्याएं है वो फिक्स ही है। तो ये सोचना है कि जिसके लिए कोई एक नहीं परंतु अनेक सही उत्तर हो, इसी प्रकार के प्रश्न नीचे दिए गए। अब ऐसे होते हैं कि कोई प्रश्न तो जो कपड़े के कौन कौन से उपयोग है, जो कपड़ा है उसका क्या उपयोग है, कुर्सी को बनाने में आप ऐसी कौन सी सूचनाएं देंगे जिससे कुर्सी और अधिक आरामदायक और दिखने में सुंदर लगेगी। यदि स्कूल में से परीक्षा खत्म हो कर दी जाए तो क्या होगा। तो ये प्रश्नों के उत्तर के लिए विकेंद्री विचार की आवश्यकता होती है, जो एक ऐसी मुक्त सोच है जिसे व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर प्रश्न का समस्या के उत्तर देता है और विचार नवीन और मौलिक विचारों की उत्पत्ति के लिए सहायक होता है। तो केंद्रीय मीन्स की जहाँ 9 के बाद 12 ही आएगा, फिक्स ही है, और विकेंद्रीय मीन्स की लोगों के अलग अलग जो विचार है वो यहाँ प्रस्तुत होते हैं। सृजनात्मकता के सोपान है, चरण है। सबसे पहला चरण है तो विचार या सृजनात्मक की प्रक्रिया का प्रारंभ कुछ नया सोचने की आवश्यकता से होता है। इसमें व्यक्ति इस दिशा में प्रयासों का उत्पन्न करती है। रोजमर्रा के कार्यों में पूरा करने के लिए व्यक्ति को ऐसी आवश्यकता का एहसास नहीं होता है, क्योंकि सामान्य कार्यों में खुशी और संतुष्टि रहने वाले व्यक्ति को कुछ नया सोचने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, अपर्याप्त जानकारी होती है, तब नए विचार या समाधान की खोज की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है। इस सृजनात्मक विचार की प्रक्रिया में उसकी क्रमिक अवस्थाएं है। सबसे पहली तैयारी, जो यह व्यक्ति अपने समक्ष उपस्थित कार्य और समस्या को समझने की और उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता महसूस करता है। यह प्रक्रिया विभिन्न दिशाओं में अधिक से अधिक विचार करने की उत्सुकता, उत्तेजना उत्पन्न करती है। यह व्यक्ति समस्या का कार्य को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दृष्टिकोण से उसको देखने का, यानी खुद व्यक्ति जो समस्या खड़ी हुई है उसको अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एंगल से खुद सोचता है, उसको समझने की कोशिश करता है। बाद में आता है सेवन,
जब व्यक्ति के मन में वैकल्पिक विचार या योजनाएं उत्पन्न होती है और वह समस्या व कार्य को विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयत्न करता है, तब उसे थोड़े समय के लिए रुक जाना या वैचारिक ढंग से रुक जाने की अनुमति हो सकती है। यहाँ तक कि व्यक्ति में इस दिशा में निष्क्रियता या अनिच्छा की भी भावना उत्पन्न हो सकती है और कुछ समय के लिए वह समस्या का कार्य छोड़ देता है। इस अवस्था को सेवन की अवस्था कहते हैं, यानी कि समस्या को ही छोड़ देता है, व्यक्ति उस दिशा में आगे सोचता ही नहीं है, तो इसे सेवन कहते हैं। विचारों का कौंधना खोजें बताती है कि सेवन की अवस्था में दौरान जब व्यक्ति समस्या के संबंध में चेतनता से नहीं सोच रहा होता है तो हो सकता है कि सृजनात्मक विचार तत्काल उत्पन्न न भी हो सकता है कि व्यक्ति कोई अन्य कार्य कर रहा हो, जैसे कि सोने की तैयारी कर रहा हो, सोकर जागा हो, स्नान कर रहा हो या यहाँ का वहाँ चक्कर लगा रहा हो, तब ऐसे सृजनात्मक विचार अचानक मन में कौंधते हैं, जिसे विचार का कौंधना कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हम उसे मन में ट्यूबलाइट हुई ऐसा कहते हैं। तो ऐसे समय पर आह अथवा मिल गया उद्गार उसके मुंह में से निकल पड़ते हैं, तो जिसे आह अनुभव भी कहते हैं। ये आह अनुभव यानी आइडिया मिल जाने की उसको संतोष अनुभव होता है। बाद में क्या होता है, आइडिया मिल गया, फिर उसको बाद में जांचना होता है। ये विचार या योजना के महत्व और योग्यता की जांच की जाती है। योग्य और प्रभावकारी योजना या उससे हल के चुनाव केंद्रगामी विचार की भूमिका महत्वपूर्ण है। सर्जकता बढ़ाने के उपाय लोग पर किए गए अध्ययनों से मालूम हुआ है कि ऐसी मनोवृत्तियाँ प्रवृत्तियों का कौशल्यों की जो सृजनात्मक सोच को बढ़ाते हैं। उसके उपाय है अपने आसपास के दृश्य, आवाज़ें, रचनाएं, भावनाओं के प्रति ध्यान देने में और प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने के लिए अधिक जागृत और संवेदनशील बने। समस्या खत्म हो गई या छूट गई जानकारी, कमियां, अपूर्णता आदि पर ध्यान दें। परिस्थिति में निहित विरोधाभासी तथा अपूर्णता को देखने का प्रयत्न करें जो दूसरे नहीं देख सकते हैं वो। इसके लिए विस्तृत अध्ययन, विविध प्रकार की जानकारी की आदत विकसित करें और प्रश्न पूछने की और वस्तुओं को रहस्यों के मनन करने की और कला विकसित करें। अपने विचार के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किसी कार्य या परिस्थिति के मुद्दे के जितने हो सके उतने हल, योजना, उपाय तैयार करें। आपके चिंतन में लचकता लाने के लिए किसी एक कार्य क्या परिस्थिति में विभिन्न पहलुओं को विस्तारपूर्वक खोजने का प्रयत्न करें। मुक्त परिस्थितियों में अपना विचार प्रवाह और लचकता को बढ़ाने के लिए ऑसबॉर्न की विचार सृजन की टेक्निक का भी उपयोग किया जाता है। मूलभूत धारणा है उनकी कि किसी समस्या के संबंध में मन को मुक्त रूप से सोचने दें और ये विचार महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी चिंता किए बिना बस मुक्त रूप से सोचने दें। यहाँ जब तक विचार पूर्ण न हो तब तक विचार को मूल्यांकन की अपेक्षा कल्पना की अधिक महत्व दिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि विचारक बिल्कुल नए विचार उत्पन्न नहीं करता है, किंतु प्रवर्तमान विचारों को आसपास में जोड़कर नया संयोजन उत्पन्न करता है। आमने सामने बंधी हुई रस्सी और चारपाई को देखकर मनुष्य को उड़न खटोला का विचार आएगा। अपने शौक और रुचि के अनुसार अपने को ऐसे कार्यों में लगाएगा जिससे कल्पना और मौलिक विचार की आवश्यकता हो। घर को सजाना, बेकार और पुरानी चीज़ों को श्रेष्ठ चीज़ों बनाना, कहानी कविताओं को नया मोड़ देकर अलग तरीके से प्रस्तुत करना, समस्याएं और पहेलियां बनाना, रहस्यों को हल करना आदि। किसी समस्या के अनेक हल सोचे और उसमें से श्रेष्ठ चुनाव करें। श्रेष्ठ हल समझते हो उस हल के लिए ऐसे लोगों से फीडबैक प्राप्त करें जो ऐसी समस्याओं से व्यक्तिगत रूप से बहुत संबंध न हो। ऐसा सोचने का प्रयत्न करें कि ऐसी ही समस्या के लिए कोई अन्य व्यक्ति कैसे उपाय सोचता है। आपके विचार को सेवन की अवस्था में से गुजरने का अवसर प्रदान कीजिए अथवा इस अवस्था में आपको अजागृत मन की समस्या के उपाय के संबंध में सोचता होगा और कभी अचानक उसका उपाय सूझ जाएगा। कई बार विचार वृक्ष की डालियों की तरह झुंड में से लगे हुए होते हैं, इसीलिए अपने विचारों का उपाय एक चित्र बनाइए जिससे आप प्रत्येक संभवित डाली या शाखा में से होते हुए समस्याओं का हल तक पहुंच सके। तत्काल मिलने वाले जो पुरस्कार है सफलता के लोभ से बचे, हताशा और असफलताओं का मुकाबला करें, स्व मूल्यांकन और प्रोत्साहन दीजिए।
कारणों और प्रभावों के संबंध में मानसिक रूप से सोचे तथा कल्पना करें। जो घटना कभी नहीं घटती उसके बारे में सोचे। यदि समय आगे बढ़ेंगे के बजाय पीछे की तरफ गति करे तो क्या होगा, यदि शून्य न होता तो क्या होगा, ऐसे विचार करें। समस्या के संबंध में अपनी बचाव प्रयुक्तियों के प्रति सावधान रहे। हम किसी समस्या के भय या संकट का अनुभव करते हैं तो सृजनात्मक विचार के संबंध में सोचने की हमारी संभावना भी कम होती है। आत्मविश्वास रखें और विधायक तरीके से सोचें। आपकी सृजनात्मकता को कमज़ोर मत समझें। अब आपके सर्जन के आनंद को महसूस कीजिए। यानी सर्जन करना है तो ये सब बातें उपाय है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हुआ आपका सृजनात्मक विचार और उसका जांचना, विचार का काटना, उसको उपाय आदि। तो ये आपका यहाँ चैप्टर नंबर 5 यहाँ ख़त्म हुआ। आगे अपने बाद में 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे। तो गुड बाय बच्चों।